जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक साल का जो करंट अफेयर्स हमें देखना है उसके 2 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा। 25 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रख के आपके सामने क्वेश्चन बनाया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही ये मार्च अप्रैल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, उसके बाद जनवरी फरवरी फिर मई, इन 5 महीने के देखने के बाद फिर हम लोग टॉपिक वाइज जुलाई से लेके मई तक की चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और पूरे एक साल का करंट अफेयर आरओ के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब पीसीएस आएगा या कोई और एग्ज़ाम आएगा, बीपीएससी आएगा, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सारे चीज़ें हम कवर करेंगे इस चैनल पर। फ्री पीडीएफ आप लोगों को मिलता रहेगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ग्रुप का लिंक है आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से वो ग्रुप भी है, जीएसएन करंट वॉरियर का, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में भारत ने एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का टाइटल जीता, किस देश को हरा के फाइनल में? यानी भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जापान, साउथ कोरिया, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ईरान। ईरान को 32-25 के अंतर से भारत ने फाइनल में हराया और एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। थोड़ा और डिटेल देखते हैं। देखिए, अब तक कुल 6 बार इस तरीके का एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारत ने अब तक 6 में से 5 एडिशन, 5 संस्करण में इस खिताबों को जीता है। तेहरान जो है, ईरान की राजधानी तेहरान, वो पहला ऐसा शहर हो गया है जिसने एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप को 2 बार आयोजित किया। इसके पहले उन्होंने 2007 में आयोजन किया था इस खेल का, और उसके बाद इस बार किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। किस वर्ष भारत प्लान कर रहा है चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का? जो पहला अटेम्प्ट होगा भारत की तरफ से लूनर सॉइल और रॉक सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस लाने का। यानी भारत किस वर्ष चंद्रयान 4 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? जो चंद्रमा की मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करने और वापस लाने के भारत का ये पहला प्रयास होगा। तो भारत योजना बना रहा है 2027 में चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का, जिससे कि वो चंद्रमा पे मौजूद मिट्टी को इकट्ठा करेगी। जो चंद्रयान 4 में हमारी तरफ से भेजा जाएगा, हम चंद्रमा की मिट्टी को इकट्ठा करेंगे, उसको वापस साथ में लाएंगे भी। सिर्फ वहीं पर नमूने की जांच करके रिपोर्ट नहीं भेजा जाएगा, बल्कि चंद्रमा की जो सतह पे मिट्टी है उसको वापस लाया भी जाएगा। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसरो और सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी जो चंडीगढ़ में स्थित है, इन दोनों ने ही मिलकर डेवलप किया है 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर स्पेस एप्लीकेशंस के लिए। आपको बताना है कि इन दोनों का नाम क्या है। यानी इसरो और चंडीगढ़ की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है, जिन्हें क्या नाम दिया गया है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इन्हें नाम दिया गया है विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। ये दोनों नाम हैं, याद रखिएगा। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष किस डेट को? एज पार्ट ऑफ द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन इन द कंट्री। यानी देश में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के तहत हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। याद रखने वाली बात यहाँ पर एक और ये है कि भारत जो है वो 2014 में पोलियो फ्री देश बन चुका था। और अगर हम लोग थीम की बात करें तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2025 का थीम है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। यानी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 का विषय क्या है? सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का 10 साल पूरा हो गया उसकी शुरुआत किए हुए। आपको बताना है कि किस वर्ष प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब और किस वर्ष, किस डेट को, किस मंथ को और किस साल इसे शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसे 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। तो 8 अप्रैल 2025 को इसका 10 वर्ष पूरा हो गया।
अगर हम इस स्कीम के इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ों पे पहलुओं पे ध्यान दें तो देखिए इसमें 4 कैटेगरी है जिसमें आपको लोन दिया जाता है। तो कितना लोन आपको दिया गया है उस पर निर्भर करता है कि कौन से कैटेगरी में आपको शामिल किया गया है। मान लीजिए आप बैंक गए और आपको 50,000 तक का लोन मुद्रा योजना के तहत दिया गया, तो इसका अर्थ ये है कि आप शिशु कैटेगरी में आते हैं। 50,000 से अगर 5 लाख तक का लोन आपको दिया जा रहा है तो आप किशोर कैटेगरी में आते हैं। अगर 5 लाख से 10 लाख तक का आपको कर्ज दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, तो आप तरुण कैटेगरी यानी कि तरुण श्रेणी में गिने जाते हैं। और एक नया कैटेगरी और बनाया गया, एक नई श्रेणी बनाई गई, तरुण प्लस कैटेगरी या फिर तरुण प्लस श्रेणी, जिसमें आपको लोन जो है वो 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट आई इंडियन टी बोर्ड की तरफ से। इंडियन टी बोर्ड का कहना था कि भारत अब दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है चाय का। 2024 में इसने किस देश को पीछे करते हुए दूसरा सबसे बड़ा चाय का निर्यातक देश बन गया है। तो भारतीय चाय बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन चुका है, यानी कि टी एक्सपोर्टर, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर बन चुका है। तो ये भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए इस खिताब को हासिल किया। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट जीके का फैक्ट है जो हमेशा पूछा जाता है। दार्जिलिंग चाय, जिसे हम शैंपेन भी कहते हैं टी का, ये पहला प्रोडक्ट है भारत का जिसे जीआई टैग मिला था। हाल ही में नवरत्न स्टेटस जो है वो 2 कंपनीज को दिया गया। 2 सरकारी कंपनी हैं। एक है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसे हम IRCTC के नाम से जानते हैं। आप रिजर्वेशन भी करने जाएंगे तो IRCTC की वेबसाइट खुलती है। और दूसरा है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। जैसे ही इन दोनों कंपनीज को, PSUs को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं ये, इनको नवरत्न का स्टेटस मिला, तो अब नवरत्न कंपनीज अपने देश में कितनी हो गई हैं? प्रश्न यही है कि हाल ही में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम को नवरत्न का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अब हमारे देश में 26 नवरत्न कंपनीज हो गई हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये छोटा सा एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नवरत्न कंपनी, जब भी कोई कंपनी नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लेती है तो वो 1000 करोड़ तक का निवेश कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, और या फिर 15% अपने कुल नेटवर्थ का, जो उसकी शुद्ध संपत्ति है, उसका 15% तक वो निवेश कर सकती है बिना सरकार के अनुमति लिए। इसके ऊपर आपको करना है तो आपको अनुमति लेना पड़ेगा सरकार से। हाल ही में इंडिया जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बायोफ्यूल प्रोड्यूसर देश बन चुका है। आपको बताना है कि 20% इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है अपने देश में वो किस साल तक पूरी हो जाएगी। यानी हाल ही में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक बनकर उभरा है और किस वर्ष तक 20% इथेनॉल मिश्रण तक पहुंचने की तैयारी है भारत में, और भारत वो हासिल भी कर लेगा। 20% जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग है, इथेनॉल मिश्रण है, वो किस वर्ष तक भारत में होने लग जाएगी? तो ये इसी साल 2025 से शुरू हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो टारगेट है आप देखेंगे, भारत जो है 5 साल पहले ही इथेनॉल की ब्लेंडिंग पूरी करने में कामयाब हो पाएगा। हाल ही में 2025 का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री आयोजित हुआ 8 मार्च से 13 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में। कौन सा देश है जो टॉप किया है मेडल टैली में? 134 मेडल जीता इस देश ने, जिसमें 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज शामिल हैं। तो ये जो खेल हुआ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री का, इसमें टॉप किया भारत ने, और भारत ने इस खेल में कुल 134 पदक जीते हैं, जिसमें 40 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल, 40 रजत यानी कि सिल्वर मेडल और 49 कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत का रैंक क्या है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ग्लोबल रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के वैश्विक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, ये आपको बताना है। इसको बताने से पहले, अच्छा चलिए ठीक है, इसको अभी देख लेते हैं। इसके पहले भारत की क्या रैंक है? अगर आप में से कोई कमेंट सेक्शन में बता पाए कि इसके पहले जब रैंक आया था तो उसमें भारत की क्या रैंक थी, क्योंकि एक अच्छा उछाल हमें देखने को मिला है। क्या भारत 49वें स्थान पर था, क्या 50वें स्थान पर था, क्या 52वें स्थान पर था, या कितने रैंक पर था? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताइएगा। जो भी कमेंट करेंगे उनका कमेंट पिंड कर दिया जाएगा। तो भारत 36वें स्थान पर फिलहाल खड़ा है। भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन चुका है। सिप्री के रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताना है कि पहले स्थान पर कौन है, जिसके बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है? तो भारत यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार का आयात करने वाला देश बन चुका है। 2020 से 2024 के बीच में अगर आप इन 4-5 सालों का विश्लेषण देखेंगे तो भारत का कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जो हथियार आयात करने का परसेंटेज है वो कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे हथियार हम खुद भी बनाने लगे हैं और आयात हम कम कर रहे हैं, इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं। भारत का इंपोर्ट घट के 8.3% हो गया है ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट में। तो अगर मान लीजिए कि कोई 100 हथियार मंगवाता है पूरी दुनिया में अलग अलग देश मिलाकर, तो 8 से 9 हथियार उसमें भारत का होता है। इस तरीके से आप चीज़ों को समझिए। और पहले नंबर पर यूक्रेन है, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई वैसे भी रशिया के साथ हो रही है और उसके पहले भी 1-2 साल 3 साल तक टेंशन था, क्राइमिया को लेके भी लड़ाई था। तो नाटो में शामिल भी होना था यूक्रेन को, उसके बाद वो नाटो में शामिल हो रहा था। बहुत सारी चीज़ों हैं जिसकी वजह से हथियार उन्हें ज़्यादा मंगवाना पड़ा। तो यहाँ तक 36 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। फिर जब टॉपिक वाइज हम चीज़ों को कवर करेंगे तो आपका और अच्छे तरीके से तैयारी हो पाएगा करंट अफेयर्स का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।